तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़। और हम कर रहे थे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के आज की पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? वाई वॉज साइमन कमीशन बायकॉटेड? तो साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर्स थे जो कि इंडिया में सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, फंक्शनिंग कैसी है गवर्नमेंट की, ये सब देखने के लिए आने वाली थी। और उसमें सारे ही के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, वाइट इनको कहते हैं, ठीक है। इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। तो आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार कर दिया गया था। अगला है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट्स बिल किसके लिए बनाया गया था? व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर? वो भारत के जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपियन नागरिकों का न्यायिक परीक्षण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए था, ठीक है। टू इनेबल इंडिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज टू ट्राई यूरोपियंस, ठीक। अगला है, भारत के सरकार ने अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज़ नॉट करेक्ट? तो वो है, प्रांतों में डायरकी की स्थापना की गई थी। क्योंकि हम इस सीरीज़ में इस चीज़ को पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि डायरकी को तो अबॉलिश किया गया था, ख़त्म किया गया था 1935 में, ठीक है। क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई थी, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी सब सही है। वायसराय को विशेष शक्तियाँ दी गई थी। संघीय कार्यपालिका में वायसराय, पार्षद और मंत्री शामिल किए गए थे। संघीय विधायिका 2 सदनी हो गई थी, ठीक है, बाइकैमरलिज्म था। तो ये तीनों सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला है, निम्न में से किस नेता ने 1935 के अधिनियम को मजबूत ब्रेक वाली बिना वाली मशीन की संज्ञा दी थी? Which of the following leaders said that the Act of 1935 provided a machine with strong brakes but no engine? तो ये एक नया स्टेटमेंट है। एक्ट ऑफ 1935 को कहा गया था अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर अगला है, वॉर्डिंग वॉश का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? वॉर्डिंग वॉश, बैटल ऑफ वॉर्डिंग वॉश। तो वो अंग्रेज़ और फ्रेंच यानी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। फिर अगला, निम्नलिखित में से वायसराय को कौन था जब 1940 के अगस्त ऑफर को प्रस्तावित किया गया था? अगस्त ऑफर 1940 में आया था, तो उस टाइम पे कौन था, ठीक है। तो ये लेलेंतुको थे। निम्नलिखित में से किस घटना को रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने नाइटहुड पुरस्कार को त्यागने के लिए मजबूर किया था? तो जब जलियांवाला कांड हुआ था तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड जो थी, सर का किताब जो था उनको, वो उन्होंने त्याग दिया था जलियांवाला कांड। अगला, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने चूक के सिद्धांत की शुरुआत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। फिर सलबाई की संधि में अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो वो मराठास के साथ की थी, मराठास के साथ। कब हुई थी? 1982 में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस संधि के प्रथम कर्नाटक युद्ध से समाप्त हुआ था? तो वो था एक्सला चैपल, ठीक है। फर्स्ट जो कर्नाटका एक्ट वॉर ऑफ कर्नाटका हुई थी, ठीक है, कर्नाटिक वॉर जिसको कहते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो एक्सला चैपल इस ट्रीटी के साथ में ख़त्म हुई थी। अगला, ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरलों के सही कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित विचार करें। तो इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है, ये जितने भी गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेस्ली के बाद में हेस्टिंग, फिर एमहर्स्ट और बेंटिक 1831 के आसपास थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीय सिविल सेवा के प्रावधान का था? तो वो 1853 का चार्टर एक्ट जो था उसमें था। अगला है, सेरिंगपट्टम संधि के दौरान टीपू सुल्तान को समकक्ष निम्न में से कौन था? टीपू सुल्तान ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम काउंटर पार्ट कौन था? वो द काउंटर पार्ट ऑफ टीपू सुल्तान। तो उधर कॉर्नवालीज थे, मतलब इट वॉज कॉर्नवालीज वर्सेस टीपू सुल्तान।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने रेलवे और टेलीग्राफ सिस्टम की सेवाएं शुरू की थी? Which of the following governor general included the services of railways and telegraph system? वो डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है, करेक्टली मैच्ड है? तो बैटल ऑफ पानीपत 1964 में नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे विनियम एक्ट जो है अधिनियम 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, यही सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन के विकास में जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो वो है लॉर्ड रिपन। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था? तो वो चेम्सफोर्ड थे। 1919 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे चेम्सफोर्ड ही थे। अगला है, वायसराय की नियुक्ति के कालक्रम का विचार करें। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें बताना है आपको क्रोनोलॉजी, ठीक है? तो क्रोनोलॉजी ये जो भी दी हुई है वो बिल्कुल सही दी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संघ पार्टी पुस्तकों समाचार पत्रों के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो आखिरी जो है बीजी तिलक, उनका पेपर जो था वो केसरी था, और इन्होंने केसरी में ही जब कुछ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखा था तो उसके बाद में ही इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और इनको कारावास भी हो गया था, ठीक है? लेकिन बाकी के जो भी हैं वो गलत हैं। लोकहितवादी किसने लिखी है आपको बताना है। यंग इंडिया गांधी जी की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। निम्नलिखित में से कौन नेता एम.के. गांधी से अपनी प्रेरणा लेता है? Who among the following leaders draws his inspiration from एम.के. गांधी? तो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे और इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते थे, ठीक है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुस्लिम लीग के नेताओं को अंतरिम सरकार में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है? Which one of the following reason compel the leader of Muslim League to enter the interim government? तो इंटरिम गवर्नमेंट में पहले वो शामिल नहीं हो रहे थे, फिर बाद में हो गए थे, और वो था मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मजबूत स्थिति में चाहते थे। द मुस्लिम लीग वांटेड टू गेट अ फुट होल्ड टू फाइट फॉर द चेरिश गोल फॉर पाकिस्तान। उनका मेन अल्टीमेट गोल जो था वो था कि एक अलग देश बन जाए, बंटवारा हो जाए, और उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ उनकी थी, और जो भी उन्होंने आखिरी के कुछ सालों में किया वो सारा कुछ पाकिस्तान को बिल्डअप करने के लिए ही किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित नेता में से किसने संविधान सभा के प्रसिद्ध उद्देश्य संकल्प सृजित किया था? Who among the following leaders made the famous objective resolution? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, तो पता है। फिर दादा भाई नेहरू की ड्रेन ऑफ वेल्थ की परिभाषा निम्नलिखित में से कथन संबंधित है? तो वह यह है कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके एवज में भारत को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा बनता था वो वहाँ के ऑफिशियल्स को दिया जाता था, उनकी सैलरी यहाँ के पैसों से दी जाती थी, बाकी यहाँ का कुछ ना कुछ एक पार्ट था जो कि पैसे का वो वहाँ पे स्पेंड किया जा रहा था, जिसको कि उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का नाम दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य ने कांग्रेस के नेता गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया था? ठीक है, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसका आंसर है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू द इफेक्ट दैट द डिस्कशन वुड प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग पूर्ण स्वराज। ब्रिटिश सरकार ने इस आशय को कोई आश्वासन नहीं दिया कि चर्चाएं पूर्ण होते ही पूर्ण स्वराज दे देंगे, ठीक है? तो वो चाहते थे कि ठीक है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको उसके बाद में हमें एश्योर करना होगा कि आप हमें फुल इंडिपेंडेंस दे देंगे, ठीक है? अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था? Who among the following leaders headed the interim government of 1946? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू।
देखिए अब हमारे पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, एग्ज़ाम जो हैं आने वाले हैं, तो आपको अपना जो भी सिलेबस है उसको तो पढ़ना ही है। उसको पढ़ने के साथ साथ इन वीडियोस को देखना है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। हमारी अगर आप पूरा मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और पेड मटेरियल ले सकते हैं, जो कि आपको शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी कराने के लिए बनाया गया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है, आप वो ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन और इजी बना सकते हैं।